everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की। और ये जो पैसेज है आपका जो टेलीग्राफिक वायर्स और केबल्स होते हैं उन पर बेस्ड होने वाला है और ये आपका इसका 9th पार्ट है। ठीक है, बेसिकली जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है उसका ये 9th पार्ट है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले पैसेज को पढ़ के कि इसे बोला क्या गया है। सो बेसिकली ये आपका जो पैसेज है यहाँ पर बोला गया है, इन अ केस ऑफ थेफ्ट ऑफ टेलीग्राफ वायर्स द टेलीग्राफ डिपार्टमेंट लॉन्च्ड अ कंप्लेंट। मतलब कि एक टेलीग्राफ वायर का केस, आपके थेफ्ट का उसका केस हुआ था, तो जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च करवाई। तो जब उन्होंने कंप्लेंट करवाने गए थे तो साथ में उनको अब जहाँ से उनके जो वायर्स थे वो चोरी हुए थे उसके 15 कट एंड्स उनको देखने को मिले थे। तो वो भी उन्होंने अपने साथ में लेकर गए थे और वो भी उन्होंने वहाँ पर दिखाया था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी दिखाई गई और उसके साथ में इन्वेस्टिगेशन जब करी गई तो उस टाइम पर पुलिस को एक गांव के थोड़ा सा दूर जगह पर, मतलब गांव में ही थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पर उनको एक हट देखने को मिली, एक झोपड़ी देखने को मिली, जहाँ पर उन्होंने देखा कि ह्यूज डंप ऑफ स्टोलन कॉपर वायर वॉज लोकेटेड। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉपर वायर वहाँ पर अवेलेबल था। जब सस्पेक्शन जो था वो एप्रीहेंड किया गया अलॉन्ग विद हिज अकम्प्लिसेस, 2 प्लायर्स वर रिकवर्ड। जब उस जो हट थी वहाँ पर पूरा सस्पेक्शन गया तो और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी गई तो वहाँ पर 2 प्लायर्स, यानी कि जो हिंदी में बोलते हैं प्लास बोलते हैं और बाकी इंग्लिश में प्लायर बोला जाता है, तो 2 प्लायर्स वहाँ से रिकवर करे गए थे और कुछ एंड भी देखने को मिले थे जो कि वायर के कटे हुए हिस्से थे। तो जब इनको लैब में भेजा गया था फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने बेसिकली जो अपने 2 प्लायर मिले थे और साथ में जो 15 कट एंड्स दिए गए थे, ये सब कुछ उन्होंने वहाँ पर भेजा। ठीक है, तो अब जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, तब ये सब कुछ पता चला कि जो आपके प्लायर्स हैं और जो कट एंड्स हैं दोनों का आपस में लिंक मिल रहा है और जो 15 आपके जो कट एंड्स वाले वायर दिखाए गए थे वो भी प्रॉपरली मैच हो रहे हैं। दोनों के दोनों प्लायर्स की कटिंग की जो प्रोसेस है वो दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो इस बेसिस पर पूरा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बेस पर ये चीज़ पता चल पाई थी कि जो एक्यूज्ड है, जो आपका जिस पर सस्पेक्शन जा रहा है उसको ही उसी ने क्राइम किया है और फिर उसको फर्दर पनिशमेंट वगैरह दी गई थी। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह का कुछ केस था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। सो बेसिकली अगर हम बात करें टेलीग्राफिक वायर्स की, तो जनरली जो आपके वायर के थेफ्ट के केस रहते हैं जनरली आपके टेलीग्राफिक वायर्स वाले ही रहते हैं, क्योंकि वो आपकी जो टेलीफोनिक लाइंस रहती हैं जहाँ पर वायर्स का यूज़ करा जाता है। जैसे जो आपके कुछ टेलीफोन्स होते हैं उसमें कनेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो कम्युनिकेशन लाइन बिछती है, जो आपके टेलीफोन्स को एक से दूसरे से कनेक्ट करने के लिए लाइन जाती हैं, उसके लिए टेलीग्राफिक वायर्स का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो वायर्स रहते हैं जिनका यूज़ टेलीग्राफिक डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है उनको टेलीग्राफिक वायर्स कहते हैं। ठीक है, तो इन तरह के वायर्स की जब चोरी होती है, उनकी जब थेफ्ट होती है, तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज कन्फर्म टू द डेफिनेशन ऑफ टेलीग्राफ कॉपर वायर्स ऑफ टेलीग्राफिक एक्ट। सो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ और है कि जितने भी टेलीग्राफिक वायर्स यूज़ करे जाते हैं उसमें ज़्यादातर आपका कॉपर वायर को ही यूज़ करते हैं। अब क्यों करते हैं वो क्वेश्चन है आपका, तो वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो टेलीग्राफिक वायर रहती है उसकी प्रॉपरली क्या डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू टेलीग्राफ एक्ट जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉट लेस देन 2.7 mm एंड नॉट मोर देन 2.87 mm। तो ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें अभी और भी चीज़ें हैं, तो पूरा हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये आपका जो है टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950, तो जो आपका ओरिजिनल टेलीग्राफ का एक्ट है, टेलीग्राफ वायर एक्ट है, वो 1950 है। अब इसमें आपका 1975 में एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसको हम बोलते हैं संशोधन। तो 1975 में अमेंडमेंट लाया गया था, तो उसके बेसिस पर आपका सेक्शन 2B को बनाया गया और उसके अंदर डिफाइन किया गया कि टेलीग्राफ वायर्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो टेलीग्राफ वायर का मतलब होता है किसी भी तरह का कॉपर वायर जिसका डायमीटर जो होना चाहिए mm में होना चाहिए, मतलब mm में एक मेजरमेंट यहाँ पर दे रखी है, वो आपका इतने के बीच में होना चाहिए। यानी कि
यहाँ पर जितने भी नंबर्स दे रखे हैं इनकी जो आपके यूनिट है वो mm में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए कि आपका जो कॉपर वायर की डायमीटर है वो 2.43 से कम नहीं होना चाहिए और 2.53 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा है 2.77 से ज़्यादा नहीं, कम नहीं होना चाहिए और 2.87 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है 3.42 से कम नहीं होना चाहिए और 3.52 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 तरह की क्राइटेरिया है। तो अगर कोई भी कॉपर वायर इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में फॉल करता है, यानी कि जो आपकी मेजरमेंट है 2.43 mm से लेकर के 2.53 mm, तो इस तरह के अगर आ जाते हैं तो वो आपका टेलीग्राफिक वायर कहलाता है, अदरवाइज उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पर पूछा गया है जनरली प्योर कॉपर वायर इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन लाइंस बाय टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ड्यू टू इट्स। सो ये वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो आपका कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपका वायर यूज़ करा जाता है वो जनरली आपका कॉपर वायर का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर। सो बेसिकली जो आपका कॉपर वायर होता है उसका जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर कोई एक साइड से बोलता है तो जो भी बोला जाता है तो वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसी वजह से आपका कॉपर वायर को यूज़ करा जाता है, क्योंकि उसका जो कंडक्टिविटी नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कोई भी चीज़ जो बहुत जल्दी ब्रेक कर जाती है, जिसको हम फ्रेजाइल बोलते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर तो डिपार्टमेंट को लॉस हो जाएगा, तो इसलिए ब्रिटल नेचर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नॉन थर्मल रेजिस्टेंट, तो ये भी गलत होता है क्योंकि इसकी थर्मल रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर नॉन थर्मल रेजिस्टेंट वायर को हम यूज़ करेंगे तो गर्मियों के टाइम पर जब समर बहुत ज़्यादा रहती है तो उस टाइम पर ये जो आपके वायर्स रहते हैं उनमें डैमेज हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि कोई कॉपर जो वायर जा रहा है किसी ऐसी जगह से पास कर रहा है जहाँ पर आपका हीट वाली जगह है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आपका जो वायर रहेगा उसको लॉस हो जाएगा, वो उसमें दिक्कत करेगा। तो इस वजह से जो कॉपर वायर रहता है वो थर्मल रेजिस्टेंट होता है। तो ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है नॉन थर्मल रेजिस्टेंट, तो इस वजह से नॉन की वजह से ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका हाईली एक्सपेंसिव। तो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत सस्ता रहता है, इसलिए भी ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट होता है वो कॉपर वायर को यूज़ करता है। तो कॉपर वायर को यूज़ करने के एक तो 4 आपके मेजर हो गए, जिसमें से आपका जो मेजर है वो है हाईली कंडक्टिविटी, सेकंड है इनएक्सपेंसिव मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होता है, दूसरा है थर्मल रेजिस्टिविटी अच्छी होती है, और लास्ट है आपका कि ये आपका कह सकते हैं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर वही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। बेसिकली जो आपका फ्लेक्सिबल बोला वो मतलब कि डक्टाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ पर पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द एनालिसिस ऑफ कट एंड्स ऑफ वायर। सो बेसिकली जब आपको वायर के कट एंड मिलते हैं तो उससे आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको इमेजिन करिएगा, ये एक वायर है, इसको यहाँ से किसी ने कट कर दिया, और जब कट किया है तो एक तो ये कंडीशन मान के चलिए कि बहुत शार्प टूल से कट किया है। तो जब किसी शार्प टूल से कट करेंगे तो बहुत ही फाइन कट आपको देखने को मिलेगा दोनों ही साइड में, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक और देखने को मिलेगा कि जब आप किसी वायर को कट करते हैं, किसी भी चीज़ से आप करें, तो उस कंडीशन में जो वायर की जब आप उसको कट करेंगे तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर कट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपका कट किया जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो आपका वायर का डायामीटर होता है वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर अप्लाई होता है। तो मान लीजिए अगर आप उसको सामने से देखें तो अभी उसका डायामीटर जो था वो बिल्कुल सर्कुलर था, ठीक है, इस तरह से था। लेकिन जब आपने उस पर प्रेशर अप्लाई किया उसको कट करने के लिए, तो ये आपका कुछ ऐसा हो गया। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका कट मारा गया है वो किस तरफ से काटा गया है, ठीक है, क्योंकि जिस सरफेस पर आपका प्रेशर अप्लाई होगा वही सरफेस आपके नीचे की साइड में झुकेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होगी कि मान लीजिए यहाँ पर अभी तो हम ये मान के चल रहे थे कि आपका शार्प टूल से कट किया गया है, यहीं पर कोई ब्लंट टूल ले लें। ब्लंट टूल का मतलब है जिसकी जो एज है वो शार्प नहीं है,
तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से और ये जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर आप कट करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज आपको देखने को मिलेगा। जो बाहर का वायर होगा, मतलब बाहर जो वायर की कवरिंग होगी वो भी बहुत डैमेज हो चुकी होगी, क्योंकि आप कई बार उसमें कट करेंगे ताकि वो कट हो जाए, क्योंकि वो तो आपका शार्प है जो आराम से एक बार में कट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो टाइप ऑफ टूल है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि शार्प एज का टूल था या फिर ब्लंट एज का टूल था। उसके अलावा किस तरह का टूल है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपने हैमर का यूज़ करा, तो उस कंडीशन में जो वायर होगी वो पूरी तरह से क्रश हो जाएगी, या फिर आपने कोई दूसरे तरह का टूल को यूज़ कर, तो ये चीज़ आप उस पर्टिकुलर जो कट एंड होते हैं उसको देख कर समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि कई बार क्या रहता है कि जो वायर होता है उसको कट करने के लिए आप थोड़ा सा खींचते भी हैं, मतलब जैसे कि किसी के पास कोई टूल नहीं है तो उसने आसपास जो कुछ मिला उसको उसने यूज़ करा, तो थोड़ा सा उसने अपने मैनुअल पावर का अप्लाई किया। उसके अलावा कुछ हैमर वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ मिल गई तो उससे आपने किया। तो जब आप मैनुअल पावर लगाते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेचिंग एक तो इधर साइड जाएगी, दूसरा आपका इस तरफ जाएगा, तो उसकी वजह से जो आपके वायर की कवरिंग होती है उसमें स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है। तो ये चीज़ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ टूल एप्लीकेशन, मतलब किस एंगल से टूल को अप्लाई किया गया है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ से आपको समझाई कि अगर आपका सीधे से सर्कुलर से ओवल हो गया तो वो आपका किस डायरेक्शन से अप्लाई हुआ था, मतलब किस पर्टिकुलर पोजीशन पर प्रेशर लगा था। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि किसी एंगल से आपका प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो कट एंड होगा वो आपको कुछ थोड़ा सा डायगोनल दिखेगा, मतलब हल्का सा झुका हुआ दिखेगा। तो वो चीज़ आपको ये चीज़ पता लगाने में आपका यूज़फुल हो सकती है कि एंगल ऑफ टूल एप्लीकेशन क्या था। दूसरी चीज़, नेचर ऑफ कटिंग, मतलब किस तरह से काटा गया। जो मैंने आपको बताया कि किसी टूल का यूज़ करा गया है तो आपको सीधे से पता चलेगा कौन सा टूल है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैनुअल पावर का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि फिर आपको जो वायर की कवरिंग होती है उसमें आपको स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से किस नेचर की कटिंग हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि ABC तीनों को ही आप डिटरमाइन कर सकते हैं टेलीग्राफ वायर की जो कट एंड्स होते हैं उसकी एनालिसिस करते हुए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, कि सारे के सारी चीज़ों का आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द रेसिड्यू पार्टिकल्स ऑफ टूल दैट आर यूज्ड टू कट वायर एंड आर अवेलेबल at the cut end of wire are detected by which among the following method। सो बेसिकली जब आप किसी टूल से किसी वायर को कट करेंगे, तो जब आप किसी टूल से किसी वायर को कट करेंगे तो उस टाइम पर जो आपके टूल के कुछ पार्टिकल्स होंगे, जो मेटल होगा उसके कुछ रेसिड्यूज आपके जो वायर होता है उसके कट एंड पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने प्रेशर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से आपका जो कट एंड है वहाँ पर आपको जो टूल आपने यूज़ करा है उसके रेसिड्यूज देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ ब्लंट एंड के केस में, जो ब्लंट एंड का आप टूल यूज़ करेंगे उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप कई बार उसको अप्लाई कर रहे हैं और साथ में वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर को भी अप्लाई करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा आपको रेसिड्यूज देखने को मिलेंगे। तो वो जो रेसिड्यूज आपको देखने को मिलेंगे तो उसके लिए आपको कौन सा मेथड को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आपकी जो वेट केमिकल एनालिसिस मेथड रहता है ये यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि ये आपका केमिकल के डिटेक्शन के लिए यूज़ करा जाता है और ये उतना ज़्यादा आपका इस प्रॉपर कंडीशन में फिट नहीं बैठेगा। दूसरा है आपका स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो मेटल्स आपको मिल रहे हैं, जो मेटल के रेसिड्यूज आपको मिल रहे हैं उसका डिटेक्शन करना है, तो उसके लिए ये आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर ए वाले में था केमिकल्स, तो हम केमिकल का एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम कुछ मेटल्स का डिटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये तो बोथ 2 और 5 है। डी में बोला गया है एचिंग प्रोसेस। तो एचिंग प्रोसेस जो होती है वो जो मेटल पे जो आपका कुछ लिखा होता है, कोई नंबर लिखा होता है, अगर उसकी इरेजिंग हो गई है तो उसको रिस्टोर करने के पर्पज़ से यूज़ करा जाता है। तो ये भी काम हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता।
नेक्स्ट आपका बोला गया है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। तो जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है ये भी जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनके डिटेक्शन के लिए यूज़ करा जाता है। तो आपका बी भी सही है, आपका ई भी सही है, दैट मीन्स आपका बोथ 2 and 5 यानी कि बोथ बी एंड ई आर द करेक्ट आंसर। तो यानी कि जो आपके रेसिड्यू पार्टिकल्स होंगे उसके अलावा स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस को भी यूज़ कर सकते हैं और न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, और ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा समझ के देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन वायर सैंपल। क्वेश्चन वायर सैंपल के जब आप एग्जामिनेशन करते हैं तो उस टाइम पर ऐसा कौन सा इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन फीचर हो सकता है उस पर्टिकुलर वायर का, और यहाँ पर आपके सामने है ऑप्शंस। तो पहले तो बोला गया है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वायर। तो ये उस पर्टिकुलर वायर का यूनिक फीचर नहीं होगा, क्योंकि लगभग केमिकल कॉम्पोजिशन जो है जो उस तरह के वायर जितने भी बनाएंगे वो लगभग सबका सेम होगा। तो ये आपका इंडिविजुअल तो नहीं हो सकता, ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है गेज ऑफ वायर। गेज ऑफ वायर का मतलब होता है उसका जो डायामीटर है वो आपका कितना है। तो वो भी कई सारे वायर्स में आपका सेम हो सकता है, तो ये भी क्लास कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज़रूर होगा, लेकिन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा। नेक्स्ट बोला गया है डाई मार्क्स। तो डाई मार्क्स का मतलब होता है कि जब कोई भी वायर बनता है तो उसको प्रॉपर आपका जो शेप आपको चाहिए है, जो डायमीटर आपको चाहिए है, और जो आपने बनाया है वायर, तो उसमें प्रॉपर उसकी जो डेंसिटी है वो प्रॉपर अच्छी सी हो पाए, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक तरह का टूल यूज़ करा जाता है, डाई टूल बोला जाता है उसको, डाइंग बोलते हैं, डाई ड्राइंग बोलते हैं। तो उसमें से जब उसको पास कराया जाता है वायर को, तो उसमें कुछ इंडिविजुअल आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाते हैं। ये बेसिकली कुछ आपका इस तरह का टूल होता है, जहाँ पर आप जब वायर आपका इतना चौड़ा होता है तो जब आप इसमें से इसको पास करवाते हैं तो आपका जो वायर रहता है वो पतला होकर निकलता है। ठीक है, तो ये जब आपका पतला होता है तो बेसिकली यहाँ पर इसका यही यूज़ है कि जो आपका वायर है उसको पर्टिकुलर एक डायमीटर देना, जितना कि आपका असाइंड है उतना। और यहाँ पर जब ये प्रोसेस करी जाती है तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि ये अलग अलग तरह के डाइंग मेथड यूज़ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाई ड्राइंग। ठीक है, तो इसको हम एक और नाम से बोलते हैं वायर ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका वायर ड्राइंग वाली प्रोसेस होती है, इस टाइम पर जो आपका वायर रहता है जब इसमें से पास करता है तो उसकी जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। तो अब जब ये आपकी कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, ये जो टूल होता है जब, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि ये जो आपके टूल रहता है ये उतना परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता, मतलब उतना प्रॉपर उसमें फिनिश लाइन अंदर से उतनी अच्छी नहीं होती है, उतना प्रॉपर सर्कुलर नहीं होता है, हल्की फुल्की उसमें से आपका चीज़ें चेंज होती हैं, क्योंकि उसमें अपनी वजह से वियर एंड टियर कुछ हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जब आपके वायर के ऊपर कुछ आपके मार्क्स बन जाते हैं उस पर्टिकुलर वियर एंड टियर की वजह से, तो वो चीज़ इस वायर की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाती है। तो ये चीज़ आपकी डाई मार्क होती है, जो कि आपका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और यहाँ पर बेसिकली ये 5 क्वेश्चंस ही थे, और यहाँ पर ये वीडियो को आप करते हैं एंड। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और अब आपका जैसे कि नेट के एग्ज़ाम की डेट तो पोस्टपोन हो चुकी है, तो अब ये पैसेज वाला मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगी, और उसके बाद में सीक्वेंस में जैसे हम अपने टॉपिक कवर कर रहे थे तो उस तरह से हम वापस से सीक्वेंस में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो अभी यहाँ पर आप हमें इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ जो है इसकी आपको अवेलेबल हो चुकी होगी। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।